चलो अब बात करेंगे थोड़ा सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में किसको क्या प्रायोरिटी दी गई है। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले परमाणु की। किसकी बात करेंगे? परमाणु क्रमांक। हमने ये बताया अभी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का भाग जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो क्या इसको हम परमाणु क्रमांक कह सकते हैं? यस। अब ये बताओ इसमें से आप लोग, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोले कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोले? दोनों को बोल सकते हैं। दोनों को बोल सकते हैं। यस। क्योंकि दोनों बराबर है। यस। और एक में माइनस का प्लस। उससे क्या मतलब? आवेश तो कोई मतलब नहीं। दोनों बराबर होता है ना, Yes. दोनों को बोल सकते हैं ना। बोलो कुछ सही है, पीछे वाले सब कुछ ठीक है ना एकदम। किसको प्रायिकता दे? परमाणु क्रमांक इसकी संख्या को बोले कि इसकी संख्या को बोले? दोनों को बोले। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोले ना। चलो कुछ तो अलग बताने वाला होगा। तुम बोल दो प्रोटॉनों की संख्या को, क्या तो सही हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों ही रहेगा, सबका गलत। ये बताओ भैया, ये तुम्हारा परमाणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर है, बिखरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन दूसरे होते हैं आवारा कण, सब कोई जानते हो। इलेक्ट्रॉन होते हैं आवारा कण। ये कभी बाहर भाग जाएंगे, कभी दूगो बाहर भाग जाएंगे, कभी दूसरे को पटा के उसको भी ले आएंगे। ये बताओ, और ये इसी कोष में अपना भ्रमण करते रहते हैं। इनकी संख्या घट रही है, बढ़ रही है। तो हम कैसे कह दें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक बोले तो रोल नंबर, किसी का रोल नंबर घटेगा बढ़ेगा? जब मेंडलीव साहब आए थे, उन्होंने यही बताया था कि इनको इस तरह से रखा जाए कि इनका रोल नंबर कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। उन्होंने इसी तरीके से सिस्टमेटिक रखा था कि इनका रोल नंबर कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो हम अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रायोरिकता दे दें कि हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वही हमारा परमाणु क्रमांक है, तो ये तो घट जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, तो परमाणु क्रमांक घटेगा बढ़ेगा, रोल नंबर चेंज होगा। तो इसको नहीं देंगे। प्रोटॉनों की संख्या को हम कहेंगे कि जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही हमारा परमाणु क्रमांक होगा। मतलब प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होगा। ना ना ना, भले ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, लेकिन हमने बताया तो जब आयनों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है या इलेक्ट्रॉन चला आता है, हाँ, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है और बढ़ भी जाती है। जब घट जाएगी बढ़ जाएगी तो कहाँ से मान रहेगा? रोल नंबर तो चेंज हो गया ना, प्रोटॉन तो उतना ही रहता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा न्यूक्लियस में बैठा है न्यूट्रॉन और हाँ ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला न्यूक्लियन, समझे? जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, वैसे न्यूक्लियस में रहने वाला न्यूक्लियर। इंडिया में रहने वाला इंडियन, वैसे न्यूक्लियस में रहने वाला न्यूक्लियन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। इसकी बात कर लिए परमाणु क्रमांक की और न्यूक्लियस की बात कर लिए। अब हम बात करेंगे परमाणु भार। ये बताओ भैया, परमाणु भार क्या चीज होता है? परमाणु भार सुनो, हम बता रहे हैं। परमाणु भार जो आप लोग जानते हैं, परमाणु भार रियल में तो परमाणु का भार होबे नहीं करता। रियल में परमाणु का भार होबे नहीं करता। किताबों में भी गलत लिखा है, जो बताते हैं परमाणु का भार होता है वो भी गलत है। रियल में परमाणु भार होबे नहीं करता है। जो भार होता है इसी नाभिक का होता है। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर गोल गोल काट रहे हैं, तो कहाँ से हम परमाणु भार की चर्चा कर लेंगे? अगर कोई चीज गति कर रहा है तो उसकी भार को हम कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना। तो हम जो भार नाभिक का होता है वही भार परमाणु का होता है, समझे?
वैसे भी इलेक्ट्रॉन का भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार की तुलना में बहुत कम है। उसकी 10⁻31 है इलेक्ट्रॉन की, और इन सबकी -27। मतलब सोचो कि 4 घात कम है, मतलब कि लगभग बोलो तो 10,000। हाँ, इतना कम है इनसे, ज्यादा है इनसे, डिफरेंस है बीच में। तो जो भार नाभिक का होता है वही भार परमाणु का होता है। हाँ, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो परमाणु भार बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यही होगा ना। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? परमाणु भार। अगर हमको यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या निकालना हुआ तो क्या करेंगे? प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन, निकाल लेंगे ना। न्यूट्रॉनों की बोले तो प्रोटॉन को इधर कर देंगे, परमाणु माइनस न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक, वही तो कह रहे हैं। अगर न्यूट्रॉनों को निकाले तो परमाणु भार माइनस प्रोटॉन वो भी निकल जाएगा। ये सब चीजें आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल सिंपल से लिखते हैं। इसको लिखोगे क्या? अभी लिख लेना, रुक जाओ बाद में। ठीक, हम अगर ऐसे लिख दें, मान लो जैसे हमारा कैल्शियम है, थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कार्बन है, 6 है, 12 है। अब इसमें से बताओ कौन सा परमाणु क्रमांक है, कौन सा परमाणु भार है? नीचे वाला क्या है? परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला परमाणु भार है। रटने का कोई वो नहीं है। ये बताओ, भार पैरवा में लटका के चलोगे कि खोपड़िया पे रख के चलोगे? पैर में लटका के चलोगे भार चल पाओगे? नहीं ना, खोपड़ी पे ना। तो भाई खोपड़ी पे भार है। जैसे ही बैगों को भी रखना हो तो ऐसे लेके चलोगे ना, ऐसे लेके चलोगे। तो यही है परमाणु भार। भार को ऊपर रखोगे और परमाणु क्रमांक को नीचे। अगर परमाणु भार जान गए ऊपर होता है तो परमाणु क्रमांक तो नीचे होगा ही करेगा, होगा तो दुइये, समझे ना। अगर अब इसका हम परमाणु भार लिखें, परमाणु भार बराबर तो क्या होता है? 12 हो जाएगा, और परमाणु क्रमांक बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले तो, अरे भाई, परमाणु क्रमांक बराबर 6, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या पता नहीं, परमाणु भार 12 दिया गया है। तो इधर ले जाएंगे, घटा लेंगे, तुरंत निकल जाएगा। क्या निकालना है हमको? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार 12 है, और प्रोटॉनों की संख्या उधर जाएगी, घट जाएगी 6, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6। इस तरीके से हम आप लोग निकाल लेंगे। कहीं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी नॉर्मल केस में। जब उसमें कहेगा कि बराबर हुआ, लेकिन जब आयनों में टूटता है तो क्या हो जाता है? बराबर संख्या है, लेकिन जब आयनों में टूट जाता है तो केस बदल जाती है। लेकिन प्रोटॉन कभी न बाहर जाएगा न तो बाहर से लेके आएगा, नाभिक के अंदर स्थिर रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर लिखना चाहो कुछ तो लिख सकते हो ये सब, फिर उसके बाद बात करते हैं। थोड़ा सा लिख लो। सबका नोट हो गया? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अभी तक ऐसे पढ़ते रहो। अब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने के बाद फिर आप लोग को थोड़ा सा टफ की ओर ले चलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में जो मेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब चीजें ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे ना कि जिसको दिखाओ एक बार उनको भी लगे हाँ कोई क्वेश्चन है, समझे। थोड़ा सा अब हम चलते हैं बोर-बरी के नियम पे। बोर-बरी का नियम, जो भी नाम हो थोड़ा सा मात्रा वगैरह देखना अपना, ठीक। बोहर-बरी या बोर-बरी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो परमाणु था इसमें परमाणुओं के कोषों को अलग अलग किया, ठीक। कितने हैं? KLMN होती और 7 होती है। कितनी होती है? 7।
क्यों 7 ही होती हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। हाँ यस सर। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो KLMNOP क्यों 7 कोसें होती हैं। समझे? तो इन्होंने कौन कौन दिया? KLMN, K में बताया 2 और L में बताया 8, M में बताया 18, N में बताया 32। समझे? 2, 8, 18, 32। समझे? ये होता है, इसको मैजिक नंबर भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? मैजिक नंबर भी बोल देते हैं। इन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n²। कुछ किताबों में लिखा मिलेगा जैसे कि पाउली अपवर्जन का नियम। ठीक, तो 2n² से क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं। के हमारी क्या है? पहली कोस है। n क्या है हमारा? n है हमारा नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल मतलब कौन सी कोष की बात कर रहा है। अगर हम पहली कोष की बात को करेंगे, पहली कोष वाले कहेंगे तो पहली कोष में कितना? एक कोष, तो n बराबर कितना? 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहली कोष हमारी k है। k बराबर क्या हो जाएगा हमारा? k हमारा 1 का 2 बार स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, तो ये करना k में कितना निकलेगा? 2। और अगर हम l में बात करेंगे तो l कैसी भी कोष हमारी दूसरी है, तो इसमें रखेंगे l बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो 2 दूना 4 दूना 8 निकल जाएगा। समझे? इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे m वाले में, तो m वाले में हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 3 करना दूना 18। इसी तरीके से निकलता जाएगा। समझे? n का भी ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से PQ सबका निकाल लेंगे। समझे? ये होता है इनका बोरबरी का नियम था। फिर इसके बाद आए हुंड। कौन आए? हुंड साहब। हुंड साहब जब आए, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखोगे? उन्होंने क्या दिया था? 2n²। एक नियम बताया कि जो इनका कोष है, कोषों में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए एक दिया था कोषों में, मतलब जितने कोष हैं कोषों, हर एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए दिया था नियम 2n²। मतलब पहली कोष हमारी k, पहली कोष k, n बराबर 1 रखे, 1 का स्क्वायर मतलब 2 एकन्नम 2, k में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सही है। l बराबर दूसरी कोष, n के स्थान पर 2 रखे। यहाँ देखो n के स्थान पर हमने क्या किया? 2 रख दिया। 2 दूना 4 दूना 8, l बराबर 8। तीसरी कोष हमारी यम है। यम कैसी कोष है? तीसरी है। तो हमने क्या किया? यम के स्थान पर 3 रख दिया। 3 3 का 9 करेंगे, 9 दूना 18। इस तरीके से n का भी निकाल लेंगे। 4 4 16 दूना 32 हो जाएगा। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया इनका कैसे निकाला जाता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1 मिनट समय देंगे, बस 1 मिनट। हो गया नोट ना? लिखा दे। चलो देखो, अब इनके बाद आए थे एक हुंड साहब। हुंड का नियम, हुंड का नियम ये कहता है कि पहले भंडारे में बैठे लोगों को एक एक कचौड़ी पहुंचाओ। भंडारे में बैठे लोगों को एक एक कचौड़ी पहुंचाओ, फिर अगर कुछ बचता है तो दोबारा चला देंगे। समझे? इन्होंने क्या किया? ये जो ऑर्बिटल है, पहले वाले में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? केवल 2। ठीक, अगर हम कहते हैं परमाणु क्रमांक हमारा 12 है, या कार्बन का ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 6 है। अगर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इन्होंने, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्या करेंगे? अगर इस तरीके से है, अगर पहले वाले में एक भर दिए, पहले एक ही भरेंगे। पहले क्या बता रहे हैं? एक एक कचौड़ी हर जगह पहुंचाना है। ठीक, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक, मतलब सीधा एरो ऊपर की ओर रहेगी। फिर उसके बाद देखो भी 6 कचौड़ी थी, 4 दे दिए, अभी 2 बची। ठीक,
ये तुम्हारा एस है, ये तुम्हारा पी है। यस में केवल एक ऑर्बिटल होती है और पी में 3 ऑर्बिटल होती है, डी में 5 होती है, एफ में 7 होती है। ठीक, ये है तुम्हारे कोर्स। अभी इनको हम फिर से अलग से बताएंगे जब आप बाग वाले बताएंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक एक दे दिया। ये मांग रहा है कि हमको और चाहिए, इन्होंने कहा भैया अब कचौड़ी बची नहीं तो दे कहाँ से, मतलब इलेक्ट्रॉन अब खत्म हो गए, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरीके से फिलिंग करते हैं, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर हम इसी जो कार्बन 6 है ऐसा कर दें, क्या ये सही है? कितने थे कुल? 6 थे, 2 2 4 2 6। क्या ये सही भरा गया है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि हमको क्या करना है, पहले सीधा देना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सही है, समझे? या सोचो कि इधर दे दिए, अब कहा उस तरफ हम जाए, इधर पूरा दे दें इन्हीं लोग को, ऐसे भर दें इन्हीं लोग को, हो गया। अच्छे, ये भी गलत है। जहां से देना शुरू किए हो वहीं फिर से लौट के आना है। अगर कुछ बचता है तो ठीक है, देखा जाएगा, अंतिम तक पहुंचते हो, नहीं बीच में खत्म होगा तो बीच में खत्म, कोई दिक्कत नहीं, समझे? अगर कुछ बच जाता है तो अगली वाली लाइन में चले जाएंगे देने, मतलब तुम्हारा डी आ जाएगा, समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये था हुन का नियम, मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां लिख देते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कोष में भरेंगे, फिर दोबारा या पुनः, फिर पुनः पहली कोष में। ठीक, नोट करो 1 मिनट के अंदर। सबको नोट हो गया ना? मिटाते हैं? अब आए आप बाबू साहब। आप बाबू साहब को बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा SPDF आ रहा है, SPDF ये क्या है? तुम्हारा उपकोष या सबसेल बोले तो उपकोष। इसका फुल फॉर्म होता है शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल। कभी कोई पूछे तो बता देना अच्छे वर्डों में, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल। जल्दी से नोट करो, विदिन 30 सेकेंड्स। सबसे 10 बजे चलो ठीक, अगर करो दिक्कत हो बताओ क्या करना। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम, आप बाहु का नियम, आप बाहु का नियम दिखाइए, नहीं दे रहा है यार, कैमरा मैन बना दिया। चलो ठीक, बस आप बाहु का नियम। ये आप बाहु जो है भैया ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। कहीं कहीं कुछ लोग बताते हैं अफा बाहु, कहीं लिखा रहता है आप बाहु। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से लगा देना या सजा देना, वही क्या कहलाता है आप बाहु। तो जो आप बाहु साहब थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक नियम बताया था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। देखो हम भी सजा रहे हैं अभी। उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे गोला किया, 6 आप बढ़ा सकते हो, मनोजी आदमी जितना मर्जी उतना बढ़ा दो, 7 8 9, लेकिन जितने से काम हो जाए उतना काफी। नीचे दिख रहा है ना? नीचे दिख रहा है ना? 5 दिखाई दे रहा है। चलो ठीक, और ऊपर लिख देते हैं भाई, थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर दें।
बस 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 रहने दो इसे। चलो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये क्या है हमारा 1s 2s 3s 4s 5s 5s 6s, ठीक। फिर उसके बाद p आएगा, p आएगा तो ऊपर एक छोड़ देंगे, ठीक, 1 2 3 4, ठीक। आपके गुरुजी आप लोग को बताएंगे कि ये घटा बड़ी सा रहता है ना, लेकिन अगर वही अगर बराबर कर दी होते शायद आप लोग को परेशानी न होती। 11th में पढ़े रहे होगे, जैसे किताब में था वैसे बता दिए, लेकिन हम इसको आप लोग को बराबर करके बताएंगे। ये अब आपका हुआ 2p 3p 4p 5p 6, ठीक। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, d आएगा 3d 4d 5d 6d। फिर उसके बाद f आएगा आपका 1 2 4f 5f 6। इस तरीके क्या किया हमने, इसको बराबर कर दिया। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, पहली वाली लाइन को, तो पहली वाली लाइन में बढ़ाओगे दूसरी भी बढ़ जाएगी एक आध फर्क। लेकिन हमने क्या किया, इसको बराबर करके बताने की कोशिश की। ये क्या हुआ, एक प्रकार से सीढ़ी नुमा बन गई आपकी, ठीक, और नीचे बराबर है। सीढ़ी नुमा आराम से चढ़ते चले जाएंगे, छोटिया यहाँ से आराम से चढ़ेगी, यहाँ 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 अपना काम कर लेगी, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले यहाँ से चले, ठीक, फिर उसके बाद ये वाली, 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 ठीक, इस तरीके से। ये था। अब बावकरिया में इन्होंने क्या किया था, इस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से किया था। अब इन्होंने बताया कि ये सब जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपका, एक प्रकार से समझो जैसे थाली, भोजन करने वाली थाली है। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, जैसे हम मान लो एल्युमिनियम 13 का ले लें, एल्युमिनियम 13 का ले लें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थाली को सजाएंगे, फिर उसके बाद कचौड़ी को देंगे। थाली हमारी क्या है, पहले इधर से चलेंगे 1s, फिर उसके बाद 2s, ठीक, फिर उसके बाद 2p। इधर देखो, जब संख्या बदल जाएगी, जैसे देखो यहाँ 1 था, उसके बाद 2 है ना, तो कामा कर देंगे, ठीक। जब संख्या बदल जाएगी तो कामा कर देंगे। 2p के बाद अब कौन सा आएगा, 3s, फिर उसके बाद 3s के बाद 3d आएगा, 3p आएगा, 3p आप सीधा चौथा। एक मिनट, अच्छा इसमें 3p आएगा, 3p आएगा, फिर उसके बाद देखो संख्या बदल तो 4s हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3d आएगा, 3d आएगा, 3d आएगा। लेकिन इसको, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसको हम बाद में आप लोग को बताएंगे। सिर्फ अभी थाली को सजाते जाओ बस, जैसे जैसे है। अब देखो कितनी कचौड़ी, पहले ये तो देख लो कि बस थलिए पर वैसे चले जा रहे हैं, एक कचौड़ियों तो होने चाहिए अपने पास। 13 कचौड़ी है, थाली कितना लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। आपको ये पता है कि किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। यस में पहला वाला है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 6, ठीक, फिर उसके बाद 2, यस है 2, पहले वाले में भी दे रहे हैं। 1, अच्छा अधिकतम 2 भर सकते हो, सॉरी पहला वाला यस है, यस में कितना भरेंगे, अधिकतम 2 भर सकते हो। अभी हमने इसके पहले बताया, ठीक, ध्यान नहीं दिया। इसमें कितना भर सकते हो, 2। इसमें भी हमने क्या किया, यस है 2 भर दिया अधिकतम। पी में अधिकतम कितना भर सकते हो, 6, क्योंकि 3 ही तो आजकल इसमें छोटी छोटी होती है, 1 2 3 6, अधिकतम 6 भर सकते हैं। तो पी में कितना दिया, 6। फिर यस मिला तो यस में 2, फिर पी मिला तो जरा देखो तो कचौड़ी ज्यादा तो नहीं, पोकटा में दे दे रहे हैं। 13 है, 2 2 4
4 तो 6 6 12, मतलब यहाँ पी में एक होगा। एक कचौड़ी देंगे बस। ये कह रहा भैया हमको और चाहिए, पेट नहीं भरा, ये कचौड़ी है ये नहीं, क्या करें। मतलब इलेक्ट्रॉन 13 है, जहाँ तक आटा हमने दे दिया। यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का आपका नियम। ये जो कोष है इनको थाली समझो, इलेक्ट्रॉन को कचौड़ी समझो। थाली सजाओ, कचौड़ी देते चले जाओ। जैसे हम मान लो किसी और का काम ले लें, मैग्नीशियम 12 होता है ना, मैग्नीशियम का परमाणु 12 होता है, इसको हम सजा देते हैं। पहले थाली सजाओ, 1s 2s 2p 3s 3p एंड 4s 3d। अब देखो पहले ये सब थाली फोकट में सजी, सबको हटा दो, ठीक, जो ऊपर लिख दो, नहीं सोचो ये भी रहेगा साथ में। अब इसके बाद देखो मैग्नीशियम 12 का चौड़ दो, 1 2 2 p में 6 s में 2 p में 6 हो गया। का पूरा 18 हो गए, 18 हो गए, मतलब 2 4 6 6 12, मतलब ये सब फोकट की थाली हटा लो। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत किसी को? और एक बात करके दिखाएं जी। हाँ, इसका सामान वाला करते हैं। सामान्य ही तो है, क्या दिक्कत है? सामान्य ही तो है। 1 कर दिए, 2 कर दिए, कार्बन का करते हैं। कार्बन तो चलो कार्बन का कर देते हैं, कोई और बड़ा ले लें। चलो भाई हम ले लेते हैं स्कैंडियम। इस स्कैंडियम का 21 लिखता है, थोड़ा सा टप की ओर चले। हाँ 21 होता है, तो पहले थाली सजाते चले जाओ। 2s 2p 3s 3p एंड 4s 3d। फिर उसके बाद 3d के बाद 4p आया ना, 4p यहाँ यही ले देते हैं 4p। उसके बाद संख्या चेंज हो रही 5। यस, जरा देखो ज्यादा तो नहीं थाली हो जा रही है, 21 है, घर से जाओ 2 2 6 2 यस है 6 2 10, डी में 10 आता है, ठीक। जरा गिन लो, 6 6 12 6 18 तो 20, मतलब डी में 3d1, समझे। ये आपके ट्रांजिटिव सीरीज का पहला तत्व है। हमने बताया था इस तरीके से, आप लोगों को नहीं बताया, 12th क्लास में बताया। ये हमारी D1 होती है, D2 होती है, D3 होती है, D4 होती है, ऐसे करते जाएंगे। आपको स्कैंडियम 21 था, D1 मिलेगा, ठीक। टेक्नीशियम आ जाएगा, D2 मिलेगा, वैनेडियम आ जाएगा, 3 मिलेगा। बताए थे आप 12th में, फिर आप लोग को बता देंगे। साइंस टीचर, ये ट्रिक है, साइंस टीचर विपुल कुमार मैंने फिर क्यों निखिल को जाना, ये ट्रिक है याद करने की, ट्रांजिशन सीरीज की पहले तक से को याद करने का। देखो स्कैंडियम, टेक्नीशियम, वैनेडियम, और उसके बाद आता है आपका साइंस टीचर विपुल कुमार, क्रोमियम आता है ना 24। साइंस टीचर विपुल कुमार मैग्नीज, कोबाल्ट, फिर क्यों कोबाल्ट, निकिल को मतलब कॉपर को जाना, ऐसे करते जाएंगे। D4 D5 D7 D8 D9 D। एक बाद यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 है। इस तरीके से मिलेगा। कॉपर में कुछ एक्सेप्शनल है, इसको हम आप लोग को बता देंगे। नहीं अभी सुन लो क्या होता है एक्सेप्शनल। ये 9 है, ये स्टेबल होना चाहता है, इसको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑर्बिटल है? डी चल रहा है, डी अधिकतम होता है 5 इलेक्ट्रॉन क्यों भर सकते हो अधिकतम? 5 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन। यस। ये स्टेबल कब होगा? या तो आपको कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हाफ फील्ड पूरा हो जाए, या तो ये फुल फील्ड हो जाए। फुल फील्ड, समझे। तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक की कमी थी। ये अपने पड़ोसी वाले से जो 4s2 लेकर बैठा रहता, भैया कहता हमको एक दे दो, हम शांति से अपना स्टेबल होकर बैठ जाएंगे कोने में, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, वहां पर क्या होता है 4s1 बच जाता है।
समझे? ये होता है एब्सेशन। फिर आज इसको हम पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी इतना सीखो बस। तो यहाँ तक हुआ था 3D1 तक। इन सब थाली को हटा दो, समझे? यही है अबाव करने। नोट करो, कोई दिक्कत हो तो बता दो।